And good morning to all of you, friend. In the previous lecture, we already started the chapter number 8, that is the economic reforms. And in the previous lecture, we already completed the privatization and process of the privatization. फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन ओमिट हुए हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो ओमिट कर दिए, जिसमें 8.1 का जो पूरे का पूरा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991 की जो पूरा क्वेश्चन ओमिट किया हुआ है। उसके आगे की बात करें तो 8.2 का जो लिबरलाइजेशन का टॉपिक है, इस टॉपिक की भी पूरे का पूरा ओमिट किया हुआ है। यानी कि आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं। And then the third topic, that is the process of liberalization in India. ये पॉइंट भी पूरे का पूरा टॉपिक ओमिट किया हुआ है, कैंसिल है, तो डोंट वरी फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड नाउ 8.4 का जो टॉपिक था, दैट इज़ द प्राइवेटाइजेशन। लेकिन प्राइवेटाइजेशन आपके सिलेबस में है, और जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या तो एंटरप्राइज है, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज ट्रांसफ़र इनटू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर का होगा। अ, या तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन थे वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें हमने देखा था कि थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट, या तो जो रिजर्व कैटेगरी जो है पब्लिक इंडस्ट्री के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, उसमें कुछ रिजर्वेशन हम कम करेंगे। एंड जो थर्ड वन था, दैट इज़ द पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया, जहाँ पे हमने प्रोसेस में भी देखा कि मे बी लेस देन 51% शेयर आर ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर, then it is called minor disinvestment, and if more than 51% share are transferred to private sector, then it is called major disinvestment। उनके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो वहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के जो भी इंडस्ट्री थी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, लाइक एटॉमिक एनर्जी, सर्टेन मिनरल्स रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। तो ये तीन अलग अलग इंडस्ट्री जो रिजर्व कैटेगरी में आ रही थी फॉर द पब्लिक सेक्टर। एंड लास्ट में हमने जो देखा कि इंडिपेंडेंस की बात की हम बात करें, तो नंबर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर is increased till 1991, but after 1991 till today में द नंबर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में डिक्रीज, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। और आज का लेक्चर जो हम ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मे बी आपको पता होगा कि ग्लोबलाइजेशन का पूरा पॉइंट जो 8.6 है वो ओमिट किया हुआ है। देन प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, वो पॉइंट भी पूरे का पूरा ओमिट किया हुआ है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड की एग्जामिनेशन में कोई टॉपिक आने वाले हैं नहीं। और उनके बाद जो 8.8 का जो टॉपिक था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो फ्रेंड यहाँ पे 8.8 का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है, और आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकेम एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अगर समझो कि इंडिया के अंदर जो 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, मैं यहाँ पे सिर्फ जी लिख रहा हूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे क्या हुआ कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आने लगी, यानी कि फॉरेन कंपनी आई तो फॉरेन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन से कहाँ पे आ गया, इंडिया में। अंडर रिलेटिवली क्लोज एंड कंट्रोल इकोनॉमी, एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज नीड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, imports of some essential goods and services, and technology imports were met by borrowings from international organization and foreign government। यानी कि आई थिंक यू ऑल नो अवेयर अबाउट द बिफोर 1991 our economy is closed economy, our economy is a only contains the boundary of the Indian country। सो उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था नहीं ज़्यादातर, तो फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आ रही थी। लेकिन आफ्टर 1991 जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, तो उससे क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो थी वो इंडिया में आने लगी, और उस करेंसी का जो फॉरेन एक्सचेंज की हमें नीड थी, फॉरेन करेंसी की हमारी नीड थी, वो कौन से पर्पस के लिए थी, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि अगर समझो कि हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। imports of essential goods and service,
यानी कि अगर समझो कि हमें फॉरेन से कोई गुड्स या तो कोई सर्विस इंपोर्ट करनी है तो वहाँ पे हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, यानी कि अगर समझो कि हम कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमें करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, फॉरेन करेंसी की। और इस सभी पर्पस के लिए वी आर मीट बाय बोरोविंग्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, एज देर वेर सेवरल कंट्रोल्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा था उनके ऊपर कुछ कंट्रोल था गवर्नमेंट का, आरबीआई का। वी हैड टू बाय मोर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रोड फॉर विच वी नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि अगर समझो कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी या तो गुड्स फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर समझो कि हम जो भी गुड्स या तो टेक्नोलॉजी फॉरेन से फ्रॉम अब्रोड से हम ला रहे हैं उनके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर 1991 इंडिया अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ सर्टेन एरियाज इन इंक्रीज प्रपोर्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अलग अलग तरीकों में से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, और एफआईआई दैट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों के बारे में हम बात करेंगे, हमारा अगला ही सब टॉपिक है तो वहाँ पे हम चलेंगे, तब आपको मैं समझा दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। And such an investment would decrease our dependence on foreign borrowings, as an investment by efficient foreign companies will create employment, produce variety of goods and resist taxes income and bring technology। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पे डीआई लिख रहा हूँ या तो मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता हूँ एफडीआई। तो जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि फॉरेन की जो कंपनी है, समझो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉरेन की जो कंपनी है एप्पल की हम बात करें अभी, या तो एप्पल के सिवा हम और एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं सैमसंग। सैमसंग जो कोरिया की कंपनी है, कोरियन कंपनी है। तो सैमसंग कंपनी इंडिया के अंदर समझो कि उनका एक प्रोडक्शन यूनिट वो लोग एस्टाब्लिश कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो सभी सैमसंग की होगी, इंडिया की नहीं होगी, यानी कि नोरिया की टेक्नोलॉजी यूज होगी। लेकिन उनके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो नोरिया के नहीं होंगे, वो इंडिया के रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा इंडिया के अंदर। और जो वेरियस वेराइटी ऑफ गुड्स जो होगी वो कंपनी प्रोडक्शन करेंगे, और उससे क्या होगा कि कंपनी की इनकम बढ़ेगी तो टैक्स की इनकम भी गवर्नमेंट की राइज होगी, और साथ साथ ब्रिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि कोरिया से हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो यहाँ पे जो एफडीआई की मैं बात करना था कि एफडीआई के अंदर जो हमें टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट मिल रहा है, और साथ साथ कंपनी अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक ले रहता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल मैंने दिया कि नोएडा की बात करें, यूपी नोएडा, जहाँ पे सैमसंग कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है नोएडा के अंदर। तो समझो कि वहाँ पे उन लोगों ने करोड़ों रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 2-3 साल से कंपनी ने वहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर दिया है। तो अब समझो कि वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म, यानी कि 10, 15, 20, 25, 50 साल तक एक यूनिट चलने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहता है उससे कोई अनबैलेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट आ गया तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की कंपनी, फॉरेन का जो भी पर्सन होगी, जो भी लोग होंगे, वो क्या करते हैं, खुद यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और इस टॉपिक के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। सो फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। प्लीज कंटिन्यू।
Okay, friend. The next topic that is the types of foreign investment. अब यहाँ पे जो दो टाइप्स की हम बात कर रहे हैं दैट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको एक शॉर्ट में समझा दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि जो भी कंपनी है फॉरेन की, वो कंपनी खुद यहाँ पे क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपना एक जो प्रोडक्शन यूनिट है वो यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FII में क्या होगा कि जो भी फॉरेन कंपनीज होगी वो डायरेक्टली कोई अपना प्लांट या तो मशीनरी कोई दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे सैमसंग नोएडा का। तो सैमसंग कंपनी जो कोरियन कंपनी है वो कंपनी खुद अपना प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही है इंडिया में, दैट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन FII में क्या होगा कि कोई भी फॉरेन कंपनी होगी या तो कोई भी फॉरेन पर्सन कि जो यहाँ पे कोई कंपनी कोई प्लांट एस्टेब्लिश करने वाले नहीं है, बल्कि वो कोई अदर कंपनी यानी कि रिलायंस या जो इंडियन कंपनी है टाटा है उस कंपनी के शेयर परचेस करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दैट इज द FII। तो फ्रेंड यहाँ पे समझो कि फॉरेन कंपनी जो इंडियन कंपनी का अगर शेयर परचेस कर रहे रिलायंस का फॉरेन कंपनी या तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, तो जो भी पर्सन शेयर परचेस कर रहे हैं, तो अभी आप रिलायंस का शेयर परचेस करो तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में आप विद इन 5 मिनट जो भी शेयर आप परचेस करते हो उनको सेल भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कभी भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है एंड एनी टाइम इन्वेस्टमेंट कैन गोज। यानी कि आप चाहे तो पर सेल कर सकते हो चाहे तो परचेज कर सकते हो जो भी शेयर है वो। तो यहाँ पे स्टेबल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। देखते हम FII। Some foreign companies do not invest in a plant and machinery in another country, say India. They invest fund in a financial institute and bond stock and share market in another country। यानी कि अगर समझो कि इंडिया के अंदर कोई फॉरेन का जो बंदा है, कोई पर्सन है इंडिविजुअल, ही शी इन्वेस्ट द मनी इन द इंडियन कंपनी लाइक रिलायंस टाटा अदानी। तो कोई भी कंपनी के अंदर वो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है दैट इज द FII। they buy such a stock from the bond and share market in that country, and such a investment is called foreign institutional investment या तो portfolio investment, and such a companies have to register in India as a FII यानी कि foreign institutional investor। तो फ्रेंड यहाँ पे समझो कि फॉरेन की कोई भी कंपनी अगर इंडिया की कंपनी के अंदर वो शेयर मार्केट में या तो स्टॉक मार्केट में या तो बॉन्ड्स कुछ भी परचेस करके इन्वेस्टमेंट कर रही है दैट इज द FII। और जो भी वो फॉरेन की कंपनी है उस कंपनी को इंडिया के अंदर अपनी FII रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इन इंडिया दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय रूल्स एंड दे हैव नो डायरेक्ट स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी। यानी कि रिलायंस कंपनी के अंदर समझो कि फॉरेन की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ए नाम की फॉरेन की कंपनी जो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो रिलायंस इज अ होम कंट्री, होम कंपनी सॉरी, एंड ए नाम की जो कंपनी है वो समझो कि फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी रिलायंस कंपनी यानी कि होम कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में वो कोई स्टैक नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में उनकी कोई पार्टनरशिप नहीं रहेगी। हेंस फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू द होम कंट्री थ्रू द स्टॉक मार्केट। यानी कि जो भी कैपिटल इंडिया में आ रही है होम कंट्री में आ रही है और स्टॉक मार्केट के थ्रू आएगी। And this type of investment comes to home country in a very short span of time when foreign companies buy share of home country in a large amount। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इस टाइप का इन्वेस्टमेंट FII का कि जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है। यानी कि जब फॉरेन कंपनीज होम कंट्री की जो कंपनी है उनके शेयर बाई करे तब, एंड इट कैन ऑल्सो लीव द होम कंट्री इन एन इक्वली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज सेल द होम कंट्री शेयर इन अ बल्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब परचेस करेंगे तब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा और जब वो कंपनी सेल कर देगी तो इन्वेस्टमेंट चला भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज अनस्टेबल, हेंस फंड्स टेक फ्लाइट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री इजीली एंड थस इज कंसिडर टू बी रिस्की एंड अनस्टेबल काइंड ऑफ द फॉरेन कैपिटल। तो आप देख सकते हो कि अनस्टेबल इसीलिए कि एक बार इन्वेस्टमेंट आया तो 2 घंटे में भी वो इन्वेस्टमेंट बाहर जा सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अभी आप शेयर कोई भी परचेस करो
तो शाम तक अगर उनकी प्राइस बढ़ गई तो आप उनको सेल भी कर सकते हो। और सेकंड टाइप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस चैप्टर कुछ लंबा है नहीं। और इसके बाद जो एक टॉपिक है 8.11 का, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और उनके साथ ही है 8.10 का जो पॉइंट, नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दो टॉपिक के साथ हम जो है सेकंड टाइप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम इतने रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।